प्यारे बच्चों, आपका अपने चैनल टीचर्स सेलेक्ट एकेडमी में वेलकम है, स्वागत है। तो आज नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं और जो नया टॉपिक है उसका नाम है भारत यूरोप व्यापार का प्रारंभ। भारत यूरोप व्यापार का प्रारंभ, इसको आप इस तरह भी इस टॉपिक का नाम दे सकते हैं कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ये बिंदी क्यों नहीं लग रहा है इस पे, यहाँ पे? कंपनियों का आगमन। आगमन यानी ये जो टॉपिक है भारत यूरोप व्यापार का प्रारंभ, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो अब यहाँ से आज ये शुरुआत करने जा रहे हैं। तो जो इसका पहला पॉइंट है वो भारत यूरोप भारत यूरोप व्यापार का प्रारंभ पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। यानी जो भारत में आने वाले पहले यूरोपीय थे वो पुर्तगाली थे। यानी जो भारत में आने वाले पहले यूरोपीय पुर्तगाली थे। पुर्तगालियों की प्रथम राजधानी कोचीन थी, लेकिन अंततः पुर्तगालियों ने अपनी राजधानी गोवा बनाई। यानी जो पहली राजधानी थी वो कोचीन थी, लेकिन बाद में गोवा को पुर्तगालियों ने अपनी राजधानी बनाई। भारत में पुर्तगीज शासन के संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने सन 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से गोवा को हस्तगत किया। जो अल्बुकर्क है, इसको भारत में पुर्तगाली शासन का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। लेकिन जो भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर है वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को 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 डी अल्मीडा। डी अल्मीडा। जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है, इसको 1505 ईस्वी में 1505 में 1505 ईस्वी में गवर्नर बनाया गया था। जो इसकी नीति है वो शांत जल की नीति के नाम से जाना जाता है, जिसको ब्लू वाटर पॉलिसी भी कहा जाता है। यानी शांत जल की नीति। शांत जल की नीति। शांत जल की नीति। ब्लू वाटर पॉलिसी। तो ये ध्यान में रखना है कि भारत में जो पहला पुर्तगाली गवर्नर था वो अल्मीडा था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो अल्मीडा जो लास्ट का वर्ड है, इसको ध्यान में रखना है कि भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर अल्मीडा था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। इसको 1505 ईस्वी में गवर्नर बनाया गया था। जो इसकी नीति है वो शांत जल की नीति के नाम से जाना जाता है,
जिसको ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अलबुकर्क को यहाँ पर पुर्तगाली गवर्नर बनाया गया, जो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये जो आपका अलबुकर्क है, ये भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। सन 1530 ईस्वी में नीनो डी कुन्हा ने गोवा को राजधानी बनाया। यानी जो नीनो डी कुन्हा है, इसने गोवा को राजधानी बनाया था। पहले जो राजधानी थी वो कोचीन थी। बाद में गोवा को पुर्तगालियों ने अपनी राजधानी बनाई और राजधानी बनाने का कार्य आपका नीनो डी कुन्हा ने किया था। सन 1534 ईस्वी में कुन्हा ने गुजरात वेसीन को बहादुर शाह से हस्तगत किया तथा बंगाल में हुगली को पुर्तगाली प्रशासन का केंद्र बना दिया। यानी बहादुर शाह से इसने गुजरात वेसीन को हस्तगत किया और बंगाल में हुगली को पुर्तगाली शासन का केंद्र बना दिया। इसके अलावा पुर्तगालियों का पतन डॉन जोडो कास्टो के उपरांत प्रारंभ हुआ। यानी इसके उपरांत पुर्तगालियों का पतन प्रारंभ हुआ। सन 1632 ईस्वी में मुगल अमीर कासिम खां ने हुगली में पुर्तगालियों को पराजित कर दिया, अपना शासन स्थापित किया। इसी प्रकार मराठों ने सन 1739 ईस्वी में सालसेट तथा कोचीन पर अधिकार कर लिया। तो इस तरह से जो पुर्तगालियों का पतन प्रारंभ हुआ वो आपका जोडो यानी डॉन जोडो क्रास्टो के समय में प्रारंभ हुआ। जो पतन प्रारंभ हुआ वो जोडो क्रास्टो के उपरांत, यानी इसके पश्चात इसका पतन प्रारंभ हुआ। इसके समय में पुर्तगालियों का पतन प्रारंभ हुआ। इसके पहले थोड़ी चीजें और हम बता देते हैं कि जो अलबुकर्क है, इसने पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह के लिए प्रोत्साहित किया। यानी जो पुर्तगाली थे उनको भारतीय स्त्रियों से विवाह के लिए प्रोत्साहित किया। ऐसा उसने भारत में पुर्तगालियों की जनसंख्या को बढ़ाने के लिए किया। इसके अलावा जो भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई, प्रिंटिंग प्रेस की जो शुरुआत हुई वो पुर्तगालियों के प्रिंटिंग प्रेस की जो शुरुआत हुई वो पुर्तगालियों के समय में हुई थी। प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों के समय में हुई थी। प्रिंटिंग प्रेस की जो शुरुआत हुई वो पुर्तगालियों के समय से हुई। प्रिंटिंग प्रेस जो प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई वो पुर्तगालियों के समय से हुई थी। प्रिंटिंग प्रेस की जो शुरुआत हुई वो पुर्तगालियों के समय से हुई थी। प्रिंटिंग प्रेस थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे बिंदी है। तो जो प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई वो पुर्तगालियों के समय से हुई थी, ये ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने की। तो 4 विकल्प रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, पुर्तगाली को लगाना होगा। और जब ये क्वेश्चन आए कि भारत आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे, तो 4 विकल्प रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा,
पुर्तगाली को लगाना होगा। और जो पहला पुर्तगाली था वो वास्को डिगामा था। वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में यानी 1498 में भारत आया था अपने जहाजी बेड़े के साथ। 1498 1498 में ये अपने जहाजी बेड़े के साथ कालीकट पहुंचा। कालीकट पहुंचा। कालीकट पहुंचा। यहाँ के शासक जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। जो यहाँ का शासक था वो जमोरिन था। जमोरिन, यहाँ का जो शासक था वो जमोरिन था। इसने वास्को डिगामा का स्वागत किया। तो यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि वास्को डिगामा किस सन में भारत आया था। तो चार विकल्प रहेगा, चार ऑप्शन रहेगा। 1498 को लगाना होगा यानी 1498 को लगाना होगा। और इससे दूसरा क्वेश्चन कि वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में अपने जहाजी बेड़े के साथ कहां पहुंचा। तो चार विकल्प रहेगा, कालीकट को लगाना होगा। और इससे तीसरा क्वेश्चन कि वास्को डिगामा अपने जहाजी बेड़े के साथ 1498 ईस्वी में कालीकट पहुंचा। यहाँ का शासक कौन था जिसने वास्को डिगामा का स्वागत किया। तो चार विकल्प रहेगा, जमोरिन को लगाना होगा। इसके अलावा जो मैं पहले बताया कि भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को बनाया गया। तो यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था। तो चार विकल्प रहेगा, अल्मीडा को लगाना होगा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को लगाना होगा। और यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को 1505 ईस्वी में पहला गवर्नर बनाया गया, पहला पुर्तगाली गवर्नर बनाया गया। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो चार विकल्प रहेगा, अल्बुकर्क को लगाना होगा। इसको 1509 ईस्वी में गवर्नर बनाया गया था। और यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किस पुर्तगाली गवर्नर की नीति शांत जल की नीति के नाम से जानी जाती है या ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जानी जाती है। तो चार विकल्प रहेगा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को लगाना होगा। यानी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की जो नीति है वो शांत जल की नीति के नाम से जानी जाती है, जिसको ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। और यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए किस पुर्तगाली गवर्नर ने प्रोत्साहित किया। तो चार विकल्प रहेगा, अल्बुकर्क को लगाना होगा, अल्बुकर्क को लगाना होगा। इसने पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसका जो कारण था वो ये था कि भारत में पुर्तगालियों की जनसंख्या को बढ़ाई जाए। भारत में पुर्तगालियों की जनसंख्या को बढ़ाने के लिए इसने पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह के लिए प्रोत्साहित किया। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। अब आगे बढ़ते हैं। पुर्तगालियों द्वारा पुर्तगालियों द्वारा पुर्तगालियों द्वारा भारतीयों से अवैध पैसे की वसूली करने का कार्य कार्टेज व्यवस्था के तहत किया जाता था। यानी जो पुर्तगालियों द्वारा भारतीयों से अवैध वसूली यानी अवैध पैसे की जो वसूली करने का कार्य था वो कार्टेज व्यवस्था के तहत किया जाता था। अब यहाँ पर वो सॉरी
अब पुर्तगालियों के शासनकाल के प्रमुख व्यक्ति, एक तरफ नाम है, दूसरे तरफ प्रमुख कार्य है और तीसरे तरफ वर्ष है यानी ईयर है। तो बार्थोलोम्यूडी, 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 बार्थोलोम्यूडी केप ऑफ गुड होप की खोज इसने की थी। ये 1487 में किया था, यानी 1487 ईस्वी में किया था। वास्को डिगामा, इसकी चर्चा हमने पहले की थी। काली कट की खोज, यानी यही पहला पुर्तगाली है जो भारतीय जमीन पर कदम रखा। भारतीय जमीन पर कदम रखने वाला जो पहला पुर्तगाली है वो वास्को डिगामा है, जिसने अपने जहाजी बेड़े के साथ काली कट पहुंचा। काली कट, जैसा कि हमने पहले बता चुका है, काली कट पहुंचा और यहाँ का शासक जमोरिन था। यहाँ का शासक जमोरिन था, जमोरिन, जिसने वास्को डिगामा का स्वागत किया। यानी जो जमोरिन था इसने वास्को डिगामा का स्वागत किया था। और इससे जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन हमने बता दिया। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा और अल्बुकर्क से भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन हमने आप लोगों को बता दिया। अब जो जमोरिन, अब जो शासक का नाम है वो जमोरिन के बारे में कि काली कट का ये शासक था, जो हमने पहले ही आपको बता दिया। 1498 ईस्वी में यही शासक था। इसके बाद पेड्रो अल्तरेज के ब्राल, पेड्रो अल्तरेज के ब्राल, ये भारत जो इसका आगमन है वो 1500 है, यानी 1500 एडी, यानी 1500 ईस्वी। और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जिसकी चर्चा हमने की है, जो पहला पुर्तगाली गवर्नर था। देखिए भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर, इसकी चर्चा हमने पहले ही की है, बता दिया है। 1505 से 1509, यानी 1505 टू 1509, यानी 1505 से 9 तक यह भारत में पुर्तगाली गवर्नर रहा, जिसकी नीति को, जिसकी पॉलिसी को ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब डच, जो भारत में आने वाले दूसरे यूरोपीय थे वो डच थे, यानी पुर्तगालियों के बाद जो भारत में आए वो डच थे। दूसरे यूरोपीय जो भारत आए वो डच थे। 20 मार्च 1602 यानी 1602 को डच स्टेट जनरल द्वारा यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया, जिसका प्रमुख कार्य पूर्व के साथ व्यापार करना था। यानी जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई वो 1602 ईस्वी में हुई थी। देखिए भारत आने वाले तीसरे जो यूरोपीय थे वो अंग्रेज थे, लेकिन जो अंग्रेजी कंपनी की स्थापना हुई वो डच कंपनी से पहले हुई थी। यानी 1599 ईस्वी में, 1599 में अंग्रेजी कंपनी की स्थापना हुई, लेकिन ये डचों के बाद आए थे और डच कंपनी की स्थापना अंग्रेजी कंपनी के बाद हुई थी, लेकिन आने के क्रम में डच अंग्रेजों से पहले आए। यानी पुर्तगालियों के बाद डच ही आए और उसके बाद अंग्रेज आए। तो
जो डच कंपनी की स्थापना हुई थी वो 1602 ईस्वी में हुई थी। प्रथम फैक्ट्री की स्थापना मसूलीपट्टम में की गई, यानी जो प्रथम फैक्ट्री है डचों की वो मसूलीपट्टम है, यानी डचों ने मसूलीपट्टम को अपनी प्रथम फैक्ट्री बनाया या प्रथम कोठी के रूप में स्थापित किया। अब जो अगला पॉइंट है कि 17वीं शताब्दी में भारत में मसालों के व्यापार पर डचों का आधिपत्य था, यानी जो मसालों का व्यापार होता था उस पर डचों का आधिपत्य था। लेकिन बाद में डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों के व्यापार में ज्यादा रुचि दिखानी शुरू की और भारतीय कपड़ों को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है, यानी जो भारतीय वस्त्र है उसको निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है। हालांकि शुरू में ये मसालों के व्यापार में ज्यादा अभिरुचि लेते थे, मसालों के व्यापार पर इनका आधिपत्य था, लेकिन बाद में इन्होंने मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों के व्यापार में अधिक रुचि दिखानी शुरू की और भारतीय वस्त्रों को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है। अंग्रेजों ने डचों को 1759 ईस्वी में बेदरा, ये बेदारा नहीं है, ये बेदरा है, बेदरा का युद्ध जो 1759 ईस्वी में हुआ था, 1759, यानी 1759 ईस्वी में अंग्रेजों तथा डचों के मध्य बेदरा का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने डचों को बुरी तरह से पराजित कर दिया और यहीं से भारत में डच शक्ति का अवसान शुरू हो गया, यानी डच शक्ति का अंत शुरू हो गया। तो बेदरा का युद्ध काफी महत्वपूर्ण है, ये बहुत बार क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि बेदरा का युद्ध अंग्रेजों तथा डचों के मध्य किस सन में लड़ा गया। तो 4 विकल्प रहेगा, 1759 को लगाना होगा, यानी 1759 को लगाना होगा। 1759 ईस्वी में अंग्रेजों तथा डचों के मध्य बेदरा का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने डचों को बुरी तरह से पराजित कर दिया और यहीं से डच शक्ति का अवसान शुरू हो गया, यानी डच शक्ति का अंत शुरू हो गया। तो अब आगे चलते हैं। डचों द्वारा किए जाने वाले व्यापार की अन्य वस्तुएं नील, कच्चा रेशम, सीसा, चावल आदि हैं, यानी इन वस्तुओं का भी ये व्यापार करते थे, इनमें भी रुचि दिखाते थे। लेकिन शुरू में जो डचों की रुचि थी वो मसालों के व्यापार में थी, मसालों के व्यापार पर इनका एकाधिपत्य हो गया था, एकाधिकार हो गया था। बाद में मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों यानी भारतीय वस्त्र के व्यापार में इन्होंने ज्यादा रुचि दिखानी शुरू की और भारतीय वस्त्रों को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को ही जाता है। और इसके अलावा इन्होंने नील, कच्चा रेशम, यानी नील, कच्चा रेशम, सीसा, इसके अलावा चावल, इनके व्यापार में भी इनकी रुचि थी, यानी इसका भी ये व्यापार करते थे। लेकिन जो भारतीय वस्त्रों का व्यापार था, भारतीय वस्त्रों के व्यापार में इन्होंने बाद में ज्यादा रुचि दिखानी शुरू की और जैसा कि हमने कई बार बता दिया कि भारतीय वस्त्रों को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को ही जाता है। और ये क्वेश्चन के रूप में भी कई बार पूछा गया है कि भारतीय वस्त्रों को निर्यात की वस्तु बनाने का कार्य किसने किया। तो 4 विकल्प रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, डचों को लगाना होगा, यानी डच को लगाना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।
अब आते हैं अंग्रेज पे। 31 दिसंबर 1600 31 दिसंबर 1600 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, प्रमुख कार्य पूर्व के साथ व्यापार, यानी जो 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, ये 1600 ईस्वी नहीं है, ये करेक्ट जो है 1599 है, यानी 1599 ईस्वी में ही अंग्रेजी कंपनी की स्थापना हो गई थी। और बाद में 1708 ईस्वी में यानी 1708 में कई कंपनियों को मिलाकर एक कंपनी बनाई गई जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया, जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया, ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया। यानी 1599 ईस्वी में ही अंग्रेजी कंपनी की स्थापना हो गई थी और बाद में चलकर 1708 ईस्वी में 1708 में कई कंपनियों को मिलाकर एक कंपनी बनाई गई जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया, जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब प्रथम फैक्ट्री की स्थापना सूरत में करने का प्रयास विफल। सन 1611 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना मसूलीपट्टनम में हुई, यानी जो प्रथम फैक्ट्री की स्थापना अंग्रेजों ने की वो मसूलीपट्टनम में की। इसके पहले सूरत में करने का प्रयास किया था लेकिन वो प्रयास असफल हो गया था। बाद में मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की, यानी पहली कोठी स्थापित की। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं कि 1639 एवं 1651 में क्रमशः मद्रास एवं हुगली फैक्ट्रियों की स्थापना हुई, यानी 1639 एंड 1651 में मद्रास एवं हुगली में फैक्ट्रियों की स्थापना की गई। इसके अलावा 1632 में यानी 1632 में प्रतिवर्ष 500 पैगोडा में मुक्त व्यापार की अनुमति, यानी इनको मुक्त व्यापार की अनुमति मिल गई। और 1632 ईस्वी में ही जो बंगाल का शासक अजीमुशान था, इसने अंग्रेजों को कोलकाता, सूती नाता तथा गोविंदपुर की जागीरदारी दे दी, जहां पर अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई, यानी जो बंगाल का शासक अजीमुशान था वो 1632 ईस्वी में अंग्रेजों को कोलकाता, सूती नाता तथा गोविंदपुर की जागीरदारी दे दी, जहां पर अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। देखिए उस समय कोलकाता नाम था, बाद में कलकत्ता हुआ और फिर कोलकाता हो गया है, यानी जो आज का कोलकाता है पहले इसका नाम कलकत्ता था।
और उसके पहले यानी अंग्रेजों के समय में कोलकाता ही था, बाद में कलकत्ता किया गया और फिर कलकत्ता से अब कोलकाता कर दिया गया है। जैसे पांडिचेरी का नाम बदलकर पुदुचेरी कर दिया गया है। जो मुंबई है पहले बंबई के नाम से जाना जाता था, अब वो मुंबई के नाम से जाना जाता है। तो इसका ध्यान रखना है। यानी जो कोलकाता है, कोलकाता सूती नाता तथा गोविंदपुर की जागीरदारी अजीमुद्दीन ने अंग्रेजों को दी, जहां पर इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की और यहाँ पर सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाती थी। जो फोर्ट विलियम कॉलेज का इस्तेमाल किया जाता था वो सैनिकों के ट्रेनिंग के लिए किया जाता था। यहाँ पर उनको प्रशिक्षण देने का कार्य किया जाता था। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। सन 1639 ईस्वी में मद्रास पर आधिपत्य के उपरांत किलाबंदी की गई तथा इसे फोर्ट सेंट जॉर्ज का नाम दिया गया। यानी फोर्ट विलियम के साथ साथ फोर्ट सेंट जॉर्ज की भी स्थापना हुई थी और ये 1639 में जब अंग्रेजों ने मद्रास पर आधिपत्य किया, 1639 में जब अंग्रेजों ने मद्रास पर आधिपत्य किया तो यहाँ पर फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना हुई या उसको फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम दिया गया। अब अगला पॉइंट है, सन 1658 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा कोरोमंडल तट पर फोर्ट सेंट जॉर्ज के अधीन, यानी जो ये आपका बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है और कोरोमंडल जो तट है, इसको फोर्ट सेंट जॉर्ज के अधीन कर दिया गया और वो 1658 ईस्वी में किया गया, 1658 में किया गया। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी अंग्रेज ही चल रहा है। सन 1651 ईस्वी में, सन 1651 ईस्वी में, ये कैसे आएगा, सन 1651 ईस्वी में चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। जेराल्ड अंजियर बंबई, सन 1651 ईस्वी में, सन 1651 ईस्वी में शाह सूजा द्वारा बंगाल में 3000 रुपए प्रति वर्ष पर मुक्त व्यापार की अनुमति। यानी जो शाह सूजा था वो 1651 ईस्वी में 3000 रुपए प्रति वर्ष पर इनको मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी। यानी अंग्रेजों को मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी और वो देने का कार्य किसने किया? शाह सूजा ने किया, शाह सूजा ने किया। अगला पॉइंट, जेराल्ड अंजियर बंबई का प्रथम गवर्नर नियुक्त हुआ। यानी जो जेराल्ड अंजियर था इसको बंबई का, जो आज मुंबई के नाम से जाना जाता है, यहाँ का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया। अब अगला पॉइंट, सन 1700 में बंगाल में किलाबंदी के उपरांत उसे फोर्ट विलियम की संज्ञा, जो हमने पहले ही बता दिया कि अजीमुद्दीन ने 1632 ईस्वी में जो अंग्रेजों को कोलकाता, सूती नाता तथा गोविंदपुर की जागीरदारी दी थी, उसको बाद में फोर्ट विलियम कॉलेज नाम दिया गया, जहां पर सैनिकों का प्रशिक्षण होता था, सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाती थी। तो ये चर्चा हमने पहले ही कर चुका है, ये चीजें हमने पहले ही आप लोगों को बता दिया है। तो अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। सर चार्ल्स आयर, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि फोर्ट विलियम कॉलेज का पहला प्रेसिडेंट किसको बनाया गया। ये बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना हुई उसका पहला प्रेसिडेंट किसको बनाया गया, तो सर
चार्ल्स आयर को बनाया गया। ये ध्यान में रखना है, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सर चार्ल्स आयर, सर चार्ल्स आयर, ये नाम ध्यान में रखना है। यही फोर्ट विलियम कॉलेज का पहला प्रेसिडेंट बना। तो अगर पूरा नाम न याद हो तो कम से कम आयर नाम याद रखिएगा, सर चार्ल्स आयर। तो आयर भी नाम याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। इसको फोर्ट विलियम कॉलेज का पहला प्रेसिडेंट बनाया गया। अब अगला पॉइंट है, सन 1702 ईस्वी में द इंग्लिश कंपनी ऑफ मर्चेंट एवं पुरानी कंपनी का विलय कर उसे द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज का नाम दिया गया। तो यह जो विधिवत नाम दिया गया ये हमने बता दिया है कि 1708 ईस्वी में दिया गया। 1708 ईस्वी में, 1708 ईस्वी में दिया गया। 1708 ईस्वी में दिया गया। जो प्रोसेस था वो 1702 ईस्वी में शुरू हो गया था, लेकिन जो नाम दिया गया था वो 1708 ईस्वी में दिया गया, यानी 1708 में दिया गया। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। सन 1717 ईस्वी में फर्रुख सियर, यहाँ पे फर्रुख सियार लिखा है लेकिन शुद्ध फर्रुख सियर है। फर्रुख सियर द्वारा बंगाल में 3000 रुपये प्रति वर्ष पर निःशुल्क व्यापार की अनुमति दी गई। यानी जो फर्रुख सियर है, जो लेटर मुगल पीरियड का शासक है, जो उत्तरकालीन मुगल शासक है, इसने 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को बंगाल में 3000 रुपये प्रति वर्ष लेकर निःशुल्क व्यापार की अनुमति दी और इसको अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र, अधिकार पत्र। तो इसको अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र भी कहा जाता है। और ये बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है कि फर्रुख सियर ने अंग्रेजों को कुछ व्यापारिक छूट दी, इसको किस नाम से जाना जाता है। तो 4 विकल्प रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, वहां पे रहेगा अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा यानी अधिकार पत्र। जो फर्रुख सियर से अंग्रेजों को छूट मिली, जो व्यापारिक छूट मिली, उसको अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, अंग्रेजों का अधिकार पत्र कहा जाता है। इसके बाद धीरे धीरे अंग्रेजों की स्थिति बहुत मजबूत होती गई। और आपने देखा है, बाद में देखेंगे कि 1757 ईस्वी में जो प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया और यहीं से भारत में औपचारिक रूप से अंग्रेजी सत्ता की शुरुआत मानी जाती है। तो जो सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर था, उसने अपने नवाब के साथ गद्दारी की थी, विश्वासघात किया था, अंदर अंदर वो अंग्रेजों का साथ दिया था, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला हार गया और यहीं से भारत में अंग्रेजों की एक तरह से औपचारिक अंग्रेजी सत्ता की औपचारिक शुरुआत मानी जाती है। तो अब अगले पॉइंट पे चलते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब यहां पर प्रमुख यूरोपीय कंपनियां, प्रमुख यूरोपीय कंपनियां, अब यहां पर एक तरफ कंपनी का नाम दिया है, दूसरी तरफ स्थापना दिया है और तीसरी तरफ जो प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई है, जो प्रथम कोठी स्थापित की गई है, उसका नाम दिया है। तो देख लीजिए, पहला आपका पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498,
हमने पहले ही बता दिया, इस पे चर्चा हो चुकी है। और जो इनकी प्रथम फैक्ट्री थी वो कोचीन थी। जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो इसकी स्थापना हुई थी वो 1600, हालांकि ध्यान में रखिएगा अगर 1599 विकल्प में रहे, 1599 विकल्प में रहे, ऑप्शन में 1599 रहे तो 1599 को ही लगाइएगा। अगर 1599 न हो विकल्प में, उसी कंडीशन में आपको 1600 को लगाना है। यानी जो शुद्ध है, सही है, वो 1599 है, 1599 है। लेकिन अगर 1599 ऑप्शन में न रहे, विकल्प में न रहे, 1599 विकल्प में न रहे, उस कंडीशन में आपको 1600 को लगाना है, यानी 1600 को लगाना है। और जो इनकी पहली फैक्ट्री थी वो मसूलीपट्टनम थी। ये सारी चीजें हमने बता दिया है, सारी चीजों पे चर्चा हो चुकी है। जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसकी स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। और इसकी भी जो पहली फैक्ट्री है वो मसूलीपट्टनम है। और मैंने बताया है कि जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी स्थापना देखिए, जो अंग्रेजी कंपनी है उसके बाद हुई है, लेकिन भारत आने के क्रम में डच पहले आए हैं, अंग्रेज बाद में आए हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि डच कंपनी की स्थापना अंग्रेजी कंपनी से पहले हुई, बाद में हुई है, लेकिन आने के क्रम में डच पहले आए और अंग्रेज बाद में आए। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके अलावा डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई थी। और ट्रावणकोर, जो ट्रावणकोर है, इनकी पहली फैक्ट्री थी। यानी जो इन्होंने डेनमार्क वासियों ने, जो डेनिश हैं, इन्होंने अपनी पहली जो फैक्ट्री स्थापित की थी वो ट्रावणकोर में स्थापित की थी। और फ्रांसीसी, यानी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई वो 1664 ईस्वी में हुई थी, यानी 1664 को हुई थी। और इनकी जो पहली फैक्ट्री है वो सूरत है। और पहली जो किलेबंद फैक्ट्री है वो पांडिचेरी है। जो पांडिचेरी है वो पहली किलेबंद फैक्ट्री है फ्रांसीसियों की, पांडिचेरी। जो ये पांडिचेरी है ये पूरी तरह से किलाबंद फैक्ट्री थी। पहली पूरी तरह से किलाबंद फैक्ट्री पांडिचेरी है फ्रांसीसियों की। लेकिन अगर पहली फैक्ट्री पूछे तो वो आपको सूरत लगाना है, और पहली किलेबंद फैक्ट्री पूछे तो पांडिचेरी को लगाना है। ये पांडिचेरी पूरी तरह से किलेबंद फैक्ट्री थी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे आगे अब समझिए लगभग खत्म है आधुनिक भारत। अब पार्ट 2, यानी अब जो दूसरा चैप्टर है वो आपका कल स्टार्ट होगा, आज नहीं स्टार्ट होगा, कल स्टार्ट होगा। थोड़ा सा फ्रांसीसियों के बारे में और हम बता दे रहे हैं अपने तरफ से, और बता दे रहे हैं, जोड़ लीजिए कि जो फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई वो 1664 ईस्वी में लुई 14वें के शासनकाल में, जो उसका मंत्री कोलवर्ट था उसके प्रयासों से हुई थी। यानी लुई 14वें के काल में, लुई 14वें के काल में, लुई 14वें के काल में, लुई 14वें, लुई 14वें के शासनकाल में जो उसका मंत्री कोलवर्ट था, कोलवर्ट, कोलवर्ट, उसके प्रयासों से हुई थी। लुई 14वें के
शासनकाल में उसके मंत्री कोलवर्ट के प्रयासों से हुई थी फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना। और जो फ्रांसीसी प्रभुत्व की स्थापना हुई वो डुप्ले के समय में हुई। जो डुप्ले है, डुप्ले के समय में फ्रांसीसी प्रभुत्व की स्थापना हुई थी और फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, बताए भी हैं। और जो पहली पूरी तरह से किले बंद फैक्ट्री है फ्रांसीसियों की, वो आपका पांडिचेरी है। और 1760 ईस्वी में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य वांडीवास का युद्ध हुआ। 1760 ईस्वी में 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था। वांडीवास का युद्ध हुआ था। इसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह से पराजित कर दिया। इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकूट ने किया था तथा फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट लाली ने किया था। यानी जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया वो आयरकूट ने किया और जो फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किया वो काउंट लाली ने किया। तो इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकूट तथा फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट लाली ने किया। इसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह से पराजित कर दिया और इस पराजय के साथ ही भारत में फ्रांसीसी शक्ति का अवसान शुरू हो गया। यानी भारत में फ्रांसीसी शक्ति का अंत शुरू हो गया। तो आज इतना ही। कल आएंगे तो इससे आगे जो अगला चैप्टर है वो पढ़ाएंगे। तो आज इतना ही। नमस्कार।